नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और इस वक्त की बड़ी खबर पाकुड़ से, जहां पाकुड़ के लिट्टीपाड़ा में भीषण सड़क हादसा हुआ है और ट्रक और हाईवा की जोरदार टक्कर हुई है और इस टक्कर के बाद दोनों गाड़ियों में आग लग गई है और हादसे में 2 लोगों की जलने से मौत भी हो चुकी है। लिट्टीपाड़ा के धर्मपुर के पास की ये पूरी घटना और टीवी स्क्रीन पर आपके एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए। घटना सड़क हादसे में 2 लोगों की जलने से मौत हो गई। ट्रक और हाईवा की जोरदार टक्कर हुई और जिसके बाद दोनों गाड़ियों में आग लग गई और इस दौरान 2 लोगों की जलने से दर्दनाक मौत हो गई। और पाकुड़ से हमारे सहयोगी नंदकिशोर मंडल फोन लाइन पर जुड़ गए। नंदकिशोर, अभी क्या कुछ जानकारी इस पूरे मामले को लेकर, हादसे की क्या कुछ वजह इस और दोनों में ड्राइवर और खलासी की जलने की बाहर नहीं निकलने की वजह से पूरी तरह से जलकर खाक हो चुकी है। नंदकिशोर, क्या विजिबिलिटी की वजह से ये हादसा हुआ है? जी, इसकी अभी जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। चलिए नंदकिशोर, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। और बड़ी खबर बोकारो से, जहां अमलाबाद ओपी इलाके के पर्वतपुर कोल ब्लॉक में चाल धंस गया। इससे कोयले के अवैध खनन में जुटे 4 मजदूरों के दबने की आशंका जताई जा रही है। ये मजदूर कोल ब्लॉक के पास के गांव के रहने वाले बताए जा रहे हैं। हालांकि पुलिस कार्रवाई के डर से मृतकों के परिजन सामने नहीं आ रहे हैं। आपको बता दें कि चंदनकियारी प्रखंड स्थित बंद पड़े पर्वतपुर कोल ब्लॉक में अवैध खनन जारी था, जिसमें अचानक चाल धंसने से उत्खनन कार्य में लगे कई लोग फंस गए। आनन फानन में कुछ लोगों को बाहर भी निकाला गया, लेकिन 4 मजदूर अंदर ही दबके रह गए हैं। हालांकि हादसे की आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं की गई और न ही क्षेत्र में स्थानीय लोग इस संबंध में कुछ भी बता पा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक इस हादसे में 1 महिला और 3 पुरुष दबे हुए हैं। और बोकारो से हमारे सहयोगी मृत्युंजय कुमार फोन लाइन पर जुड़ गए। मृत्युंजय, देखिए 4 मजदूरों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है, लेकिन पुलिस इस मामले में अभी भी चुप्पी साध रखी है पुलिस ने। ऐसे में पुलिस पर भी सवाल उठते हैं। देखिए सोनाली जी, मैं आपको बता दूं कि पुलिस के अधिकारियों से अभी मेरी बात हुई है तो उन्होंने घटना से इनकार अब नहीं किया है। उनका कहना है कि चूंकि वो जो पर्वतपुर का जो कोल ब्लॉक है वो बीसीसीएल के अधीन है और वहां होमगार्ड के जवान बीसीसीएल के द्वारा तैनात किए गए हैं। अब किस परिस्थिति में इल्लीगल माइनिंग वहां हो रहा था, इसकी अब वो लोग जांच करेंगे। कहीं ना कहीं उनका कहना है कि अभी तक कोई भी जो परिजन है, जो अगर कोई मिसिंग है तो उसके परिजन अभी ने आकर थाने में इस तरह की कोई लिखित सूचना नहीं दी है। फिलहाल पुलिस का कहना है कि मौके पर हम लोग जरूर गए थे, वहां जाकर पूरा मुआयना किया है, लेकिन अभी तक अंदर से किसी प्रकार की कोई बात सामने नहीं आई है। लोग भी कुछ कहने से इनकार कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि अगर बीसीसीएल के द्वारा इसे अधिग्रहण किया गया था, वहां सुरक्षा गार्ड तैनात थे, तो आखिर किस परिस्थिति में यहाँ इल्लीगल माइनिंग हो रहा था, आखिर इल्लीगल माइनिंग होकर कहां जा रहा था, ये सबसे बड़ा सवाल है। अब यह जांच का विषय है। पुलिस ने अब इससे इनकार नहीं किया है। घटना की बात उन्होंने, क्या बीसीसीएल प्रबंधन की ओर से कुछ बयान सामने आया है इस पूरे घटनाक्रम को लेकर? देखिए सोनाली, मैं आपको बता दूं कि चूंकि बीसीसीएल के अधिकारी यहाँ नहीं रहते हैं, वो धनबाद में रहते हैं। अब यह देखना होगा कि बीसीसीएल के अधिकारी इस घटना को किस रूप में लेते हैं। क्या वहाँ सुरक्षा गार्ड, वहाँ जो सुरक्षा अधिकारी है तैनात है, उस पर वो लोग किस प्रकार की बातों को अपने रखते हैं, अब देखने वाली बात है। अब जगह पर जैसे ही वहाँ पहुंचने के बाद ही पता चल पाएगा कि आखिर लोगों से जरूर पड़ताल की जाएगी कि आखिर किसके परिजन मिसिंग है, लोगों का क्या कहना है, अगर उस परिवार का क्या कहना है, अब वहाँ जाकर ही पता चल पाएगा। अभी हम लोग वहाँ जा रहे हैं और वहां जाने के बाद पूरी बातें जो है वो पूरी तरह साफ हो जाएगी। जी बिल्कुल। चलिए मृत्युंजय, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। और वहीं आंध्र प्रदेश के नेल्लूर में मछली कटिंग और पैकिंग कंपनी में झारखंड की नाबालिग के साथ दुष्कर्म की घटना घटी। इससे नाराज मजदूरों ने जमकर हंगामा किया, जिसके बाद मजदूरों को प्रबंधन ने बिना वेतन दिए ही काम से हटा दिया। ऐसे में झारखंड के करीब 1000 से अधिक मजदूर अपने अपने गृह जिले लौट आए हैं। इनमें से करीब 500 मजदूर खड़गपुर होते हुए धनबाद लोकल ट्रेन से जमशेदपुर के कई स्टेशन पर पहुंचे। दुष्कर्म की शिकार पीड़िता को प्रबंधन ने अपने साथ रख लिया है और मामले को रफा दफा करने की लगातार कोशिश की जा रही है। पूरे मामले को घाटशिला विधायक ने गंभीरता से लिया है। वहीं पीड़िता को झारखंड वापस लाने की कोशिश भी की जा रही है।
भी तुम लोग को नहीं दिया जाएगा, तुम लोग अभी जस्ट 5 मिनट में निकल जाओ यहाँ से बोल रहा है। तो फिर क्या करेंगे, हम लोग निकल गए, पैसा वैसा कुछ भी नहीं था, वैसे ही हाँ ये भी बोला गया था कि लड़की से तुम लोग बात करने के लिए कोशिश करेगी तो तुम लोग का ऊपर केस किया जाएगा, वैसे हम लोग को बोला गया। तो फिर इतना तक बोला तो फिर उतना दूर क्यों जाना है, बोले जबकि वो लोग वो ही अब ये सुलझा रही है बात को, तो हम लोग क्यों ये करेंगे, हाँ वहाँ पे दरार डालेंगे। चलो हम लोग चले जाते हैं। जो के बच्ची के द्वारा बच्ची पर बलात्कार की घटना की गई, जिसको विरोध में उस कंपनी में कार्यरत झारखंड के तमाम किसी भी इलाके के लोग थे, सारे नौजवानों ने, मजदूरों ने, महिला पुरुष सब मिलकर के विरोध प्रदर्शन किया। और उस विरोध प्रदर्शन के स्वरूप आज के दिन का जो आज वीडियो आया है, इन मजदूरों को वहाँ की कंपनी ने निकाल दिया और मामला को सलटाने का प्रयास करके उसको रफा दफा करने का चेष्टा कर रहा है। तो बिल्कुल देखिए, इस दरिंदगी पर अब कई सवाल भी उठने लाजमी है और सवाल उठता है कि दरिंदगी और दरिंदे और कंपनी प्रबंधन पर कार्रवाई आखिर कब तक की जाएगी। कार्रवाई की जगह श्रमिक को काम से आखिर क्यों निकाला गया, क्योंकि 1000 श्रमिकों को बिना वेतन दिए काम से निकाला गया है। मामले को दबाने में आखिर कंपनी प्रबंधन क्यों जुटा है, क्यों नहीं उचित कार्रवाई इस पूरे मामले को लेकर की जा रही है, और बिना वेतन दिए काम से मजदूरों को आखिर क्यों निकाला गया। ये तमाम सवाल हैं जो न्यूज़ 18 लगातार खड़े कर रहा है। पीड़िता को झारखंड लाने में आखिर प्रशासन क्यों फेल है, क्यों अभी तक कोई कवायद नहीं की गई, मजदूरों की गुहार पर आखिर कब तक जागेगा प्रशासन, ये तमाम सवाल न्यूज़ 18 लगातार खड़े कर रहा है। और जमशेदपुर से हमारे सहयोगी प्रभंजन कुमार फोन लाइन पर जुड़ गए। प्रभंजन, सबसे बड़ा सवाल यही कि दुष्कर्म के बाद उचित कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन उसकी जगह पर मजदूरों को निकाल दिया जाता है। 1000 मजदूरों को करीब निकाला जाता है, वो भी बिना वेतन दिए। जी मैं आपको बता दूं कि इस तरह का मामला झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में इससे भी पहले कई ऐसे आए हैं, कई ऐसे मामले हैं जो मजदूर यहाँ से काम करने के लिए, प्रवासी मजदूर बनकर काम करने के लिए आंध्र प्रदेश जाते हैं और वहाँ जाके उनकी शोषण होता है और कई मजदूर गायब भी हो चुके हैं। आज भी कई ऐसे मजदूर हैं जो लौट के नहीं आए हैं। ये पीड़िता की अगर बात करें तो पीड़िता जो नाबालिग है, इसके साथ दुष्कर्म होता है, सारे मजदूर वहाँ भी विरोध करते हैं, कंपनी गेट के सामने खड़े होकर प्रदर्शन भी करते हैं। उनका भी वीडियो मजदूरों ने झारखंड में अपने घर पे भेजा, अपने माता पिता को भेजा, जिससे यह मामला बिल्कुल सामने आया कि किस तरह वहाँ मजदूरों के साथ शोषण किया जाता है। इस वीडियो को देखते हुए यहाँ पर रामदास चौधरी ने त्वरित इस तरह की कार्रवाई की है। उन्होंने लगातार संपर्क में है कि वहाँ के जो नाबालिग जो जिसके साथ शोषण हुआ है वो वहीं पर, अभी तक वो आंध्र प्रदेश में ही है, उसे लाने के लिए वो संपर्क में है और लाने का प्रयास किया भी जा रहा है। लेकिन सवाल यह आज भी उठता है कि इस तरह के जो मजदूर यहाँ से जो काम करने जाते हैं दूसरे प्रवासी मजदूर बनकर, लेकिन उनके साथ में लगातार शोषण होता है, जिसकी आवाज जो आज भी जो है वो समय समय तो उठती है, लेकिन कोई इस तरह की ठोस कार्रवाई आज तक नहीं हो पाई है। जी सोनाली जी। प्रबंधन कंपनी की ओर से इस मामले को दबाने की कोशिश भी की जा रही है, साथ ही मजदूरों को बिना वेतन दिए निकाल दिया गया, तो क्या इस प्रबंधन पर कोई कार्रवाई अभी तक की गई है? जी, ये मामला आंध्र प्रदेश का है। वहाँ पर जिस तरह का जो वीडियो वायरल हुआ था उसमें दिखाया जा रहा है कि वहाँ पर पुलिसकर्मी भी कंपनी गेट के सामने पहुंचे थे और मजदूरों ने पूरा मजदूरों ने विरोध किया था, लेकिन कार्रवाई वहाँ बिल्कुल नहीं हो पाई है। अब यह देखना यह है कि झारखंड सरकार जो है इसे किस मामले में लेती है, किस तरह वह ठोस अपना यहाँ से आंध्र प्रदेश से जो पीड़िता वहाँ पर जो है उसे लाने के लिए किस तरह कदम उठाते हैं, यह देखने का। लेकिन कार्रवाई की अगर बात करें तो आंध्र प्रदेश में अब तक ऐसा कोई कार्रवाई नहीं हुई है और नाबालिग को बहला फुसला के कंपनी ने अपने पास ही रखा है, उसे आने नहीं दिया जा रहा है। चलिए प्रभंजन, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। और अगली खबर गोड्डा से, जहां के पथरगामा थाना क्षेत्र के परसपानी केरवार के बीच हाईवा से टक्कर के बाद बाइक सवार 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे से नाराज लोगों ने बीच सड़क पर ही हाईवा में आग लगा दी। जब तक पुलिस टीम मौके पर पहुंचती तब तक सैकड़ों की संख्या में जुटे ग्रामीणों ने परसपानी पथरगामा मेन रोड को जाम कर दिया। करीब 2-3 घंटे तक तनाव का माहौल बना रहा, जिसके बाद उचित मुआवजे और जनप्रतिनिधियों के बीच बचाव से मामला शांत हो सका। लोगों ने रात के अंधेरे में बाईपास से ओवरलोडेड ट्रक के जरिए स्टोन चिप्स और बालू की अवैध ढुलाई का आरोप लगाया है।
यहाँ नहीं चलेगा, आज के बाद हाईवा यहाँ नहीं चलेगा। जैसे रोड से जाता है कहाँ है? यहाँ से जाता है ये सुगर पहाड़ी जाते हैं। अच्छा, इधर से निकल जाता है सुगर पहाड़ी। रात भर इधर चलता है गाड़ी ना? बालू भी चलता है क्या? हाँ, बालू सब कुछ चलाता है, जितना मंदिर चलाता है, हम मुख के मुँह में बोलते हैं। अभी जिसका मौत हुआ उसका नाम कुछ पता है? अमर है, अमर महतो, विक्रम महतो। अमर महतो और विक्रम महतो। हाँ। क्या मांग क्या कर रहे हैं आप लोग पूरा? हम लोग मांगने वाला नहीं, हम लोग नेतागिरी नहीं करते हैं। उसका उचित क्या होगा वही करेगा वही लोग। जो सरकारी प्रावधान है जी, रोड एक्सीडेंट में जो सरकारी प्रावधान है जो मिलता है जी, वो हम लोग प्रयास करेंगे जल्दी से जल्द आपको दिलाएंगे। करीबन कितने घंटों तक ये जद्दोजहद चलती रही? ये लगभग 2 से 3 घंटे चली। वहीं देखिए, जामताड़ा में इंदिरा चौक पर स्थित राजकीय कन्या मध्य विद्यालय की छात्राएं असुरक्षित महसूस कर रही हैं और इसकी वजह है स्कूल गेट के सामने अवैध रूप से बनी गुमटी और ऑटो पार्किंग। इस वजह से वहां मनचलों का अड्डा लगा रहता है जो स्कूल आने जाने वाली लड़कियों को भद्दे भद्दे कमेंट पास करते हैं। साथ ही ऑटो में अश्लील गाने भी बजाते हैं। इससे मना करने पर मनचली शिक्षिकाओं से भी उलझ जाते हैं। इससे निपटने के लिए छात्राओं और शिक्षिकाओं ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर डीसी से गुहार लगाई। साथ ही एसडीओ और सीओ को भी ज्ञापन सौंपा, जिस पर जल्द कार्रवाई का भरोसा उन्हें दिया गया है। हम लोग यहाँ से आते हैं तो हमें आने में दिक्कत होती है, क्योंकि हम लोग को देखकर वो सीटी बजाने लगते हैं और गंदा गाना लगाने लगते हैं और हम लोग को हमेशा परेशान करते हैं और वहाँ टेम्पो खड़ा रहता है, जिससे हमें आने जाने में तकलीफ होती है और हमेशा स्कूल के आसपास गंदगी फैलाने लगते हैं। हाँ, सीओ सर को भी बार बार हमें मैसेज भी किए हैं, एक बार आवेदन भी दिए हैं। थाना प्रभारी को भी हम हमेशा फोन करते हैं, सर यहाँ से हटवाइए गुमटी। बोले हाँ मैडम हम लोग कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लगभग 8 महीने से ये गुमटी है यहाँ, जब से विद्यालय खुला है लॉकडाउन के बाद से, तब से यह गुमटी लगातार है और रोज खुला रहता है और वहाँ पे भीड़ जमी रहती है। उपायुक्त महोदय को इसलिए देने आए कि हम लोग का ये बच्चियों का शैक्षणिक माहौल कायम रहे और वहाँ से गुमटी हटा दी। और झारखंड में सक्रिय उग्रवादियों और संगठित गिरोहों के आर्म्स सप्लायर चेन पर एटीएस की दबिश देखने को मिल रही है। पिछले 1 महीने में ही 9 आर्म्स तस्करों की गिरफ्तारी की गई। वहीं गिरफ्तार आरोपियों में 3 का संबंध बीएसएफ और सीआरपीएफ से है। वहीं जांच बढ़ने के साथ इसका दायरा इंटर स्टेट से विदेशों से जुड़ने के आसार हैं। हथियार तस्करी में बीएसएफ और सीआरपीएफ जवानों के शामिल होने के खुलासे के बाद झारखंड पुलिस की तरफ से एक डिटेल रिपोर्ट भी तैयार की जा रही है, जिसमें सभी तथ्यों को शामिल किया गया है। एटीएस की जांच में साबित हो चुका है कि सभी बरामद कारतूस सेंट्रल फोर्सेस के हैं। वहीं हथियार के निर्माण का नया लिंक भी सामने आया है, जिसमें बिहार के मुंगेर के अलावा पर महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की सीमा पर हथियार की अवैध फैक्ट्री लगाने का खुलासा हो रहा है। जेपीएससी के पीटी रिजल्ट को लेकर विवाद के बीच सियासत भी तेज हो गई है। रिजल्ट में गड़बड़ी के बाद प्रदर्शन के दौरान बीजेपी के 2 विधायकों समेत 13 लोगों पर नामजद और 400 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। इस पर बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने कहा है कि केस से बीजेपी के नेता नहीं डरते हैं और बेहतर होता कि सरकार केस दर्ज करने के बजाय अभ्यर्थियों को संतुष्ट कर पाती। वहीं कांग्रेस और जेएमएम ने बीजेपी पर पूरे मामले में राजनीति करने और बेरोजगारों को उनके अधिकार से वंचित करने की साजिश का आरोप लगाया है। एफआईआर से कौन डरता है भाई? आखिर एफआईआर भी संविधान के अंदर ही होता है, उसको कोर्ट में लोग चुनौती देंगे, लेकिन सरकार का यह दायित्व बनता है कि हमारे छात्र और छात्राओं को वे संतुष्ट करें कि भाई जेपीएससी में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी नहीं हुई है। क्योंकि जब से जेपीएससी बना है तब से ही गड़बड़ी की शिकायतें मिल रही है और मामला तो सुप्रीम कोर्ट तक है। हमको लगता है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोग बरगलाने का काम करते हैं, 5 वर्षों में जेपीएससी में भी नियुक्ति नहीं, और आगे अगर विधायक का काम है क्या, उनको नौकरी चाहिए, उनको नौकरी चाहिए। हर चीज़ का राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए। जब आपने
5 बिंदुओं पर जेपीएससी से सवाल किया था, तो उसका जवाब आ जाने देते। आप जवाब आने से पहले छात्रों को गुमराह करके ले जा रहे हैं। आप पहले उन 5 बिंदुओं पर उन्होंने स्पष्ट किया है, फिर 2 बिंदु सामने विधायकों ने रखे हैं, उसको भी स्पष्ट करेंगे। फिर भी कहीं गड़बड़ी होगी तो जरूर जांच होगी। अगर कुछ अनियमितता है तो आपके सामने सभी बातों को जेपीएससी अध्यक्ष ने रखा। जेपीएससी एक स्वायत्त संस्था है, आप उनसे बात करके पॉइंट टू पॉइंट आपने बात किया, आप संतुष्ट भी हुए। अगर कहीं आपको लगता है कि कुछ विवादित है, कुछ गलत हुआ है, तो अदालत का दरवाजा खटखटाइए, अदालत के शरण में जाइए। और देखिए, पाकुड़ के परिसदन सभागार में राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष हिमांशु शेखर चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपने विभाग से संबंधित विस्तृत जानकारी दी। इन्होंने एनएफएसए के गाइडलाइन के अहम बिंदुओं पर जानकारी दी है। साथ ही कहा कि अगर योग्य लाभुकों को इस योजना के तहत सुविधाएं प्राप्त नहीं हो रही हैं, तो इसकी सूचना भी दी जाए ताकि संबंधित विभाग के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की जा सके। उन्होंने मीडिया से भी खाद्य आयोग का प्रभाव जनता तक पहुंचने के लिए सहयोग मांगा है। साथ ही डोर स्टेप डिलीवरी और कुपोषण केंद्र पर अपनी बातों को रखा है। किसी को, जिले के व्यक्ति को अगर डीजीआरओ से की गई शिकायत पर निराकरण नहीं होता है या डीजीआरओ के खिलाफ ही कोई शिकायत है, तो वो आयोग को शिकायत करता है। फिर आयोग में जरूरत होती है तो सुनवाई होती है, नहीं जरूरत होती है तो समस्या का निराकरण करा दिया जाता है। हम आप लोगों से ये आग्रह कर रहे हैं कि आप लोग, चूंकि समाज के अंतिम लोगों तक और लगभग समाज के हर वर्ग से हरदम जुड़े रहते हैं, तो वहाँ और आप लोगों के पास भी अगर कोई शिकायत आती है, कोई जानकारी आती है, तो आप आयोग को। और बढ़ती ठंड के साथ ही रिम्स में वैसे मरीजों की मुश्किलें बढ़ गई हैं जिन्हें वार्ड में बेड नहीं मिल पाया है। रिम्स के न्यूरो विभाग के बाहर कॉरिडोर में काफी संख्या में मरीज ठंड के बीच ही अपना इलाज कराने को मजबूर हैं। मरीजों की माने तो 1 महीने बाद भी उन्हें बेड नहीं मिल पाया है। वहीं बीमारी के साथ ही बढ़ती ठंड भी मरीजों को परेशान कर रही है। रिम्स के न्यूरो वार्ड के बाहर कॉरिडोर का जायजा लिया न्यूज 18 से हमारे संवाददाता संजय कुमार सिन्हा ने। बढ़ती ठंड के साथ ही रिम्स के न्यूरो वार्ड के बाहर में जो मरीज हैं उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं। हालांकि ये मरीज रिम्स के न्यूरो वार्ड में भर्ती हैं, लेकिन इन्हें बेड जो है वार्ड के अंदर मुहैया नहीं कराया गया है। हालांकि इनका इलाज जो है वार्ड के बाहर कॉरिडोर में ही चल रहा। आप देख सकते हैं कि एक महिला जो यहाँ धनबाद से यहाँ पहुँची हैं, और ये आप लोग धनबाद से इन्हें कब लेकर आए? कल रात में 2 बजे लेकर के आए, और उसके बाद से फिर प्राइमरी इलाज के बाद से यहाँ पर बेड मिला तो यहीं पर सुला दिया गया। बेड नहीं मिला? नहीं, बेड नहीं मिला। कल उन्होंने कहा कि आप खोज के देख लो, अगर बेड खाली होगा तो मुझे बताना, मैं आपको बेड दे दूंगा। मैंने पूरा देखा, लेकिन बेड का कहीं पोजीशन नहीं मिला। तो लास्ट में बस यही एक बेड मिला, तो यहीं बोले कि ठीक है, आसरा मिल जाए कम से कम। तो यहीं पर रात भर हम लोग ठंड में ही थे, मरीज भी रात भर ठंड में ही थे। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि पूरा एक कॉरिडोर जो है मरीजों से भरा हुआ है। हालांकि यहीं पर इन्हें स्लाइन भी चढ़ाया जा रहा है, सब कुछ चढ़ाया जा रहा है। मुश्किलें बढ़ी हैं, लेकिन इलाज चल रहा है। आप देख सकते हैं कि और यहाँ पर आपको देख रहे हैं कि वहाँ भी सामने में जहाँ पर आईसीयू है, और आईसीयू के बाहर भी यहाँ मरीज हैं। 20 तारीख को यहाँ हम एडमिट हुए हैं, जो कि हमको अभी तक बेड नहीं मिला है अंदर में कहीं, और हमको बोला गया है कि आपको जब तक बेड नहीं है यहाँ ही आप शिफ्ट रहिए, और अगर देखते हैं कहीं खाली होता है तो आपको शिफ्ट किया जाएगा। जब तक हम लोग इसी ठंड में यहाँ पड़े हैं और ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, पर ट्रीटमेंट का हम लोग सिर्फ डेट पे डेट मिलता जा रहा है और सही ढंग से हो नहीं रहा है। अब इसका कब तक हम लोग यहाँ पड़े रहेंगे, कब क्या ट्रीटमेंट होगा कि नहीं होगा, इसकी कोई तो अभी हम यहाँ पर डॉक्टर देखने के लिए आते हैं। यहाँ पर डॉक्टर यहाँ देखने के लिए आते हैं अपने टाइम से। बाकी और ऐसा कुछ अचानक आपको कुछ हो गया, ऐसी दिक्कत बढ़ गई, तो फिर हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ होता है, डॉक्टर के पीछे भागना पड़ता है। डॉक्टर राउंड जरूर लगाते हैं, लेकिन जब अचानक आपको इमरजेंसी में डॉक्टर की ज़रूरत होती है तो आपको डॉक्टर के पीछे भागना पड़ता है, क्योंकि डॉक्टर उस समय वार्ड में होते हैं। ये दर्द नहीं जा रहा है माथा में। ठंड लग रही है? नहीं, ठंड नहीं। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है जामताड़ा से
यानी राज्य भर के सुदूर जिलों से जो है मरीज यहाँ पर इलाज के लिए आते हैं, लेकिन उन्हें बेड नहीं मिल पाता है। मुश्किलें बढ़ी हुई हैं क्योंकि ठंड भी अब बढ़ चुकी है और ऐसे में कॉरिडोर में इलाज कराना इनकी मजबूरी बन चुकी है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर से जो लोग लंबे समय से भर्ती हैं, रिम्स पहुंचे हैं, उन्हें अभी तक बेड मुहैया नहीं कराया जा सका है। कैमरामैन संजीत तिवारी के साथ संजय सिन्हा, न्यूज 18 रांची। और देखिए, मुंबई में झारखंड इंटेलेक्चुअल फोरम की ओर से झारखंड के 21वां स्थापना दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ झारखंड के रहने वाले उन लोगों को सम्मानित किया गया जिन्होंने विशेषकर सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में सराहनीय काम किया है। इस मौके पर झारखंड के पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के साथ रांची की मेयर आशा लकड़ा और मोंगिया स्टील लिमिटेड के चेयरमैन डॉक्टर गुणवंत सिंह मोंगिया को झारखंड भूषण से सम्मानित किया गया। इस दौरान टाटा फर्म के चीफ रतन टाटा को भी राष्ट्रीय रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया, लेकिन घुटने की तकलीफ की वजह से रतन टाटा इस समारोह में नहीं पहुंच पाए। कार्यक्रम में सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ ही झारखंड की माटी से जुड़े गीतों की भी प्रस्तुति की गई। कई एक प्रकार के कामों में सफलतापूर्वक लोगों ने एक झंडा गाड़ा है और सब लोग इकट्ठे हो रहे हैं, संगठित हो रहे हैं। मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि लोग कहीं भी संगठित रहते हैं तो एक दूसरे को मिलजुल करके दूसरे को साथ देते हैं। इससे बढ़िया और क्या होगा। आदिवासियों का मान सम्मान बढ़ा और जिस तरह से यहाँ इंटेलेक्चुअल फोरम ने बहुत अच्छा कार्यक्रम किया, मैं उनकी पूरी टीम को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई करती हूँ। मुझे अच्छा लगा, पहली बार आई यहाँ। मैं कह सकती हूँ कि अलग भाषा अलग भेष, फिर भी अपना एक देश। 42% अनाज जो है वो वेस्ट जाता है क्योंकि उसके ऊपर कोई फूड प्रोसेसिंग होता नहीं है। अगर उसको हम कन्वर्ट करें तो मैं कहता हूँ गांव-गांव बड़ा समृद्ध हो जाए और जिसको कहते कि सोने की चिड़िया हिंदुस्तान थी, ऐसा फिर से वो अमीरी हिंदुस्तान को आ जाएगी। 21वां झारखंड दिवस मुंबई में ला करके मुंबई को एक धमक दिखाई है कि आज झारखंड वासी इतना काम कर रहे हैं और यहाँ के झारखंड वासी भी अपनी संस्कृति को यहाँ छठ पूजा भी होती है, यहाँ सब कार्यक्रम होते हैं और यहाँ के झारखंड वासी यहाँ रह करके अपनी उन्नति भी करते हैं और उनकी उन्नति के साथ मुंबई वासी भी जुड़े हुए हैं, उनकी भी उन्नति होती है। आपस में परस्पर एक दूसरे की संस्कृति, एक दूसरे से व्यापारिक तौर तरीके, ये आदान प्रदान, ये बहुत बड़ी बात है। और आज हम कह सकते हैं कि हमारा देश विविधताओं का देश है। यहाँ लोग सब एक दूसरे से इसी प्रकार मिलते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।